हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB सेकेंड ईयर, सेम है हमारा थर्ड और एक्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कोड है 3003 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्वेश्चन है हमारा जनहितवाद। जनहितवाद यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पर्पज से और आपकी नॉलेज के लिए भी। ठीक है, अब से पहले आपके ऑलरेडी में 10 क्वेश्चन आपके डाल चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। ठीक है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लिखा होगा और वहां पे आपके सेमेस्टर और कोड ये भी लिखा हुआ होगा। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे थर्ड सेमेस्टर के पांचों एक्ट की अगर पीडीएफ चाहिए, जैसे मुस्लिम लॉ, इंटरनेशनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और प्रोफेशनल एथिक्स, आप इन पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। आपको पेमेंट करना होगा 499। अगर किसी स्टूडेंट की बैक आई हुई है और वो एक पीडीएफ परचेज करना चाहता है तो वो एक परचेज कर सकता है, उसके लिए आपको 199 का पेमेंट करना होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा जनहितवाद। वेरी 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 वेरी, जितना बोलूं इतना ही कम है, वेरी इंपोर्टेंट है। आपने देखा भी होगा, मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को कराता हूं जो आपके एग्जाम के पर्पज से और आपके एक्ट के पर्पज से, आपकी नॉलेज के लिए जो जरूरी होते हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों को आपके लिए कराता हूं। आपको एडवांस इधर उधर नहीं भगाता हूं। ठीक है, आपका टाइम बचाता हूं, सही है, और इंपॉर्टेंट चीज आपको प्रोवाइड कराता हूं। आपको निशान लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कमेंट करने की जरूरत है कि सर प्लीज हमें इंपॉर्टेंट बता दीजिए, जिसे हम तैयारी कर सकें। जो करा रहा हूं वो सब इंपॉर्टेंट ही है, कम से कम कराने की कोशिश करता हूं जो तुम्हारे पेपर में आता है। जो कमेंट थी उनका मैं जवाब दे चुका हूं। अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है जनहितवाद। जनहितवाद होता क्या है, बड़े ही प्यार से समझेंगे। नोट्स बनाने हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो। अगर परचेस करना चाहते हो तो परचेस भी कर सकते हो। आपको कोई यूनिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसको पढ़ो और अपने पेपर दे के आ सकते हो। आपका 80% से 85% तक आपका पेपर यहीं से आ जाएगा। ठीक है, आपको अदर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब चलते हैं जनहितवाद की तरफ। पहले क्या था, आर्टिकल यानी हमारा जो अनुच्छेद था 32 यानी 32 जो था, ये क्या कहता था कि जैसे किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है या किसी को कोई क्षति हुई है, अधिकारों का हनन हुआ है, क्षति हुई है या उसके अधिकार जो हैं छीन लिए गए हैं। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, तो वो व्यक्ति कोर्ट में दावा डाल सकता है। क्या कर सकता है, कोर्ट में दावा डाल सकता है। अदरवाइज कोई अन्य व्यक्ति उसके लिए दावा नहीं डाल सकता। भाई जैसे ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति का हनन हुआ है, अधिकारों का क्षति हुई है या अधिकारों को छीना गया है, ठीक है, या कोई और समस्या उत्पन्न हुई है, तो आर्टिकल 32 कहता था कि ए के जिस अधिकार का क्षति का नुकसान हुआ है, सिर्फ ए ही क्या करेगा, केस डालेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर यदि ए भय की वजह से, भाई भय हो सकता है, डर हो सकता है या निर्धन हो सकता है। निर्धन को हम अकिंचन भी बोलते हैं, आपने देखा होगा, पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा। निर्धन को अकिंचन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर भय के कारण, डर के कारण निर्धन है या अकिंचन है, निर्धन अकिंचन एक ही बात होती है, वो केस नहीं डाल पाता है, तो क्या होगा, क्या इस ए व्यक्ति को कभी न्याय नहीं मिलेगा? तो इस प्रकार से तो क्या होगा, ये व्यक्ति न्याय नहीं ले सकता था। तो आर्टिकल 32 क्या करता था, इसके अधिकारों को बंद कर देता था। ठीक है, लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे समय बदला, संशोधन हुए, आगे क्या हुआ कि जो ए है
इसके अधिकारों का हनन हुआ है, ठीक है। और ये भय, डर, निर्धन या अकिंचन के कारण, यानी अन्य और भी कोई कारण हो सकते हैं जो सामाजिक होते हैं, ठीक है। सामाजिक कारण या कोई और अन्य कारण से ये व्यक्ति केस नहीं डाल पाता है, तो इससे संबंधित व्यक्ति जिस समुदाय का है उस समुदाय के लोग, ठीक है। अगर किसी पार्टी का है तो उस पार्टी के लोग, या जिससे ये संबंधित है वो लोग, या इसके परिवार के या समाज के, यानी अन्य कोई भी व्यक्ति जो इससे संबंधित है या संबंध नहीं रखता है, तब भी अन्य कोई भी व्यक्ति इसको न्याय दिलाने के लिए क्या है, कोर्ट में याचिका डाल सकता है। किसकी ओर से? एक की ओर से। भाई ये तो भय, डर और निर्धन होने के कारण नहीं डाल सकता है, तो भाई इससे तो न्याय मिलेगा ही नहीं। तो आर्टिकल 32 क्या कहती है? जिसका केस है वही कोर्ट में आएगा, अन्य कोई नहीं आएगा। लेकिन संशोधन हुए, फिर क्या बोला गया कि एक ही स्थान पर अगर कोई अन्य व्यक्ति ऑब्जेक्शन उठाता है, जैसे उसकी किसी पार्टी का है, समुदाय का है, संबंधित है, परिवार का है, समाज का है, या कोई और अन्य ऑप्शन भी हो सकते हैं, अगर वो व्यक्ति ऑप्शन उठाते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं, ठीक है, अगर वो व्यक्ति ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो वो क्या है, कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं, ठीक है, जिससे उसके केस में न्याय दिलाने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और जो उसकी क्षति हुई है, जो क्षति हुई है या कोई न्याय है, कुछ भी हो सकता है, वो उसे दिलाया जाएगा, ठीक है। इसी के ऊपर ये सारा क्वेश्चन डिपेंड करता है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में करता हूं। थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर हमारा क्वेश्चन जो है इसी के आसपास घूमता रहता है और हमारी समझ में आसानी से आ जाता है। तो जैसे जैसे अब हम अपने नोट्स को रीड करेंगे, उम्मीद करता हूं आप बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब चलते हैं, जनहित वाद से आप क्या समझते हैं? किसी ऐसे वाद का वर्णन कीजिए। वाद यानी वाद होता है केस, ठीक है। किसी केस का वर्णन कीजिए जो लोकहितवाद की श्रेणी में आता हो। लोकहित यानी किसी आम जनता के अधिकारों का हनन हुआ हो, ऐसे केस का आप वर्णन कीजिए जहां पे उसे न्याय मिला हो, ठीक है। क्वेश्चन को देखने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज भाई आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लो। और आपके जो क्लासमेट हैं, मित्र हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, उन्हें शेयर करो जिससे कि उनकी मदद हो सके, ठीक है। लाइक तो आप बिल्कुल ही नहीं करते हो, ठीक है, पता नहीं क्या। अब देखते हैं आरंभ में जनहितवाद का अर्थ। आरंभ में न्यायालयों की यह धारणा थी कि अनुच्छेद 32 के अधीन अनुतोष यानी धन या खुशी प्राप्त होना, अनुतोष होता है कुछ ना कुछ प्राप्त करना। हम किसी के ऊपर केस डालते हैं तो हमारा क्या उद्देश्य होता है? या तो बदला लेना होता है, यानी खुशी प्राप्त करना होता है, या धन, भाई यही तो होता है। अनुतोष पाने का हक केवल उसी व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का, यहां पे का लिख लेंगे हम, का उल्लंघन होता है, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन करा था, दूसरे शब्दों में पीड़ित व्यक्ति के संबंध में ही वाद कारण उत्पन्न होता है, न कि किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में। किंतु अब सर्वोच्च न्यायालय ने आंगल विधि के वैधानिक स्थिति नामक नियम में, वैधानिक स्थिति नामक नियम में परिवर्तन कर दिया है और अनुच्छेद 32 के क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत कर दिया है, ठीक है। पहले क्या था? आर्टिकल 32 के अंदर अनुच्छेद 32 के अंदर यह कहा जाता था कि सिर्फ वही व्यक्ति अपना केस दायर कर सकता है जिसके अधिकारों का क्या हुआ है? हनन हुआ है। जिसके अधिकारों का क्या हुआ है? हनन हुआ है। लेकिन फिर क्या होता है इसमें?
फिर क्या होता है, इसमें होता है संशोधन, ठीक है। और संशोधन में क्या कहा जाता है कि जो आर्टिकल 32 किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रहा था, सिर्फ वही व्यक्ति कोर्ट में आ सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, अब उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति भी खड़ा हो सकता है, ठीक है, याचिका दायर कर सकता है। आगे चलते हैं। न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 32 के अधीन कोई संस्था या लोकहित से प्रेरित कोई नागरिक किसी ऐसे व्यक्ति के संवैधानिक या कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए रिट दायर कर सकता है जो निर्धनता या अन्य किसी कारण से न्यायालय में रिट पेश करने में सक्षम यहां पे नहीं करके हो कर लो, क्या हो, सक्षम, लायक हो, ठीक है। आगे देखते हैं। मतलब यहां पे बोला गया है कोई संस्था हो या कोई लोकहित से संबंधित कोई व्यक्ति हो, जैसे हमने बोला है पार्टी, समुदाय संबंधित कोई व्यक्ति है या परिवार है या कोई समाज है, इनमें से कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो इसके बाद को आगे बढ़ा सकता है, केस को आगे ले जा सकता है। एग्जाम्पल है, फर्स्ट केस है हमारा, अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ 1981 में यह निर्धारित किया गया है कि एक अपंजीकृत संघ भी अनुच्छेद 32 के अधीन रिट के लिए आवेदन दे सकता है यदि वह किसी सार्वजनिक हित के संरक्षण के लिए ऐसा करना चाहता है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हमारा यह है, यहां पे बोला गया है इस केस में, अगर कोई ऐसा संघ है, ऐसी कोई संस्था है, ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूं, संस्था, ऐसा कोई संघ है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अपंजीकृत है, अगर वो किसी व्यक्ति के अधिकारों को हनन होने के लिए, जो हनन हुए हैं उन्हें बचाने के लिए, अधिकारों का जो हनन हुआ है उसे बचाने के लिए अगर याचिका या रिट दायर करता है तो उसको भी सम्मान दिया जाएगा और उसके कहने पर संरक्षण दिया जाएगा उस व्यक्ति को जिसके लिए वो याचिका या रिट दायर कर रहा है, उस अपंजीकृत संस्था को भी मान्य करार दिया जाएगा, ठीक है। उस संस्था के द्वारा भी जो रिट दी जाएंगी वो भी मान्य होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। मुख्य न्यायमूर्ति श्री कृष्ण अय्यर ने कहा कि बाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा का स्थान अब वर्ग कार्यवाही, लोकहित में कार्यवाही, प्रतिनिधिवाद लाने की विस्तृत धारणा ने ले लिया है, ठीक है। पहले क्या होता था, बाद कारण और पीड़ित व्यक्ति होते थे और उसको क्या कर दिया था, संकुचित कर दिया था, मतलब छोटा कर दिया था कि जिसकी समस्या है, जिसका वाद है वही लेके आएगा, पीड़ित व्यक्ति ही अपनी समस्या को लेकर आएगा। लेकिन संशोधन हुआ, फिर क्या कहा गया, अब वर्ग कार्यवाही, लोकहित में कार्यवाही, प्रतिनिधिवाद, मतलब अब उससे संबंधित कोई भी संस्था, कोई भी प्रतिनिधि, कोई लोकहित कार्यकर्ता उसके बात को, उसके केस को उठा सकता है, ठीक है। दूसरा है हमारा केस एसपी गुप्ता और अन्य बनाम राष्ट्रपति और अन्य 1981, ठीक है। में यह निर्णय दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति या समाज कोई वर्ग जिसको कानूनी क्षति पहुंचाई गई है अपनी निर्धनता या किसी अन्य कारण से अपने कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में जाने में असमर्थ है, तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति उसको पहुंची कानूनी क्षति के निवारण के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन न्यायालय में आवेदन दे सकता है। जैसा कि अभी सारी कहानी मैंने बताई थी, अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है, हानि होती है, तो उसके अधिकारों के लिए अन्य कोई वर्ग विशेष का व्यक्ति जा सकता है, बशर्ते एक शर्त है, जो उसके अधिकारों का हनन हुआ है वो कैसा हो, कानूनी हो, ठीक है। कानूनी अधिकारों का हनन हुआ हो तभी अन्य व्यक्ति या वह व्यक्ति अपनी याचिका लेकर जा सकता है।
उक्त परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पत्र लिखकर भी उच्चतम न्यायालय से उपचार मांग सकता है और उसे रिट पिटीशन की तकनीकों का पालन करना अनिवार्य न होगा। ठीक है, जो मतलब वो अभिलेख लिखेगा, जो पत्र लिखेगा, उसके आधार पर भी वो अपनी जो कार्रवाई करा सकता है, न्याय मांग सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1982 सुप्रीम कोर्ट इस बाद में जनहित का उदाहरण है। विषय प्रस्तुत मामला मुख्य रूप से बंधुआ श्रमिकों की समस्याओं से संबंधित है। इस मामले में बंधुआ श्रमिकों को यहां पे को कर लेना, समस्याओं के निराकरण हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, देखो इस वाले एग्जाम्पल को मैं एक अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से देखना। इस बाद में जनहित का उदाहरण है, एक एग्जाम्पल दिया गया है जो जनहितवाद है, यानी जो जनता का जो केस है। विषय वस्तु प्रस्तुत मामला मुख्य रूप से बंधुआ श्रमिकों की समस्याओं से संबंधित है। कुछ श्रमिक थे जो झाड़ी पर काम करते थे या झाड़ी को एक साथ इकट्ठा लेकर मंथली पे काम करते थे। ठीक है, वो किसी एक कोयले की खान में कार्य कर रहे थे। किसमें? खान में कार्य कर रहे थे। जो खान का जो मालिक था, कोयले की खान का जो मालिक था, उन श्रमिकों को वहां से जाने नहीं दे रहा था। वो उन्हें जबरदस्ती काम पर लगाए हुए था और ना ही उन्हें पैसे दे रहा था। ठीक है, वो चाहे बीमार हो, किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे किसी की कोई जरूरत हो, वो उसे वहां से जाने नहीं दे रहा था। तो इसके ऊपर उन श्रमिकों के लिए केस डाला गया। ठीक है, उसको देखते हैं। तो इस मामले में बंधुआ श्रमिकों को समस्याओं, यहां पे की करूंगा ना, कोनी, श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वो क्या है, उन्हें देखते हैं। बाद के तथ्य और उच्चतम न्यायालय का निर्णय। ठीक है भाई, श्रमिकों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, उन्हें परेशान किया जा रहा था। तो किसी अन्य व्यक्ति ने, भाई जब ये लोग बाहर नहीं आ रहे थे तो पता चला धीरे धीरे क्या समस्या है, आ ही नहीं रहे हैं, तो किसी अन्य व्यक्ति ने उनके लिए केस डाला और फिर क्या बोला उच्चतम न्यायालय ने, उसे देखते हैं। इसमें हरियाणा राज्य के फरीदकोट जिले में स्थित पत्थर की खानों में, ठीक है, कोयला पत्थर की खान थी, कार्य करने वाले श्रमिकों के साथ किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार की समस्या को लोकहितवाद के माध्यम से उठाया गया। मतलब उन्हें परेशान किया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था और उन्हें खान से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। ठीक है, सामाजिक संस्था बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा पत्थर की खानों में कार्यरत श्रमिकों की समस्या की ओर से एक पत्र उच्चतम न्यायालय को लिखा गया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने इस पत्र को याचिका के रूप में मंजूर करते हुए इस मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित किया। आयोग द्वारा की गई जांच में श्रमिकों के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने की शिकायत को सही पाया। पहले तो याचिका दायर की, याचिका में फिर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई इससे जाके छानबीन करो, ये क्या समस्या है, जाकर तो देखो। वहां पर पता चल रहा था जो पत्थर की जो खान है, ठीक है, उसके अंदर श्रमिकों को बंद करके रखा हुआ है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो अन्य युवा मोर्चा के जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने केस को उठाया और वो उच्चतम न्यायालय गए। ठीक है, और वहां से उनका न्याय करा के लाए। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्देश दिए, उन निर्देशों को हम देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने श्रमिकों के साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार को गंभीरता से लेते हुए उचित आदेश पारित किया।
तथा यह आदेश दिया कि नंबर 1 क्या था, बंधुआ श्रमिकों को तत्काल मुक्त किया जाए, यानी जो जबरदस्ती व्यक्ति पकड़ रखे हैं या जिनको महीनेदारी पर रखा हुआ है और उन्हें महीना होने से पहले बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो उन बंधुआ श्रमिकों को तत्काल मुक्त किया जाए। दूसरा, श्रमिक कल्याण विषयक विधियों और नीतियों को लागू किया जाए। जो श्रमिकों के लिए जो विधि बनाई जाती है उसको तुरंत लागू किया जाए। ठीक है। तीसरा, ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर सरकार द्वारा उन पर कार्रवाई हो और न्यायालय को स्वागत करना चाहिए। अगर कोई इस प्रकार से श्रमिकों के साथ कोई गलत अमानवीय व्यवहार करता है तो उनको सजा दी जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और उसके लिए अगर कोई अन्य व्यक्ति कोर्ट में वाद लेकर आता है या उस प्रकार के वादों को उठाता है तो उनके लिए न्यायालय को क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति का स्वागत करना चाहिए जो उस तरह के वादों को उठाकर ला रहा है। ठीक है। चौथा है बाल श्रम की रोक, यानी बाल बच्चों को काम करने से रोका जाए। अगर 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, अगर वो श्रम कर रहा है किसी कारखाने में, फैक्ट्री में, तो उसे रोका जाए और जो करा रहा है उसे सजा दी जाए। आगे है बाल श्रम पर कैसे रोक हो, और इस प्रकार के नियमों को अपने तरीके से बनाओ, उस क्षेत्र के अनुसार बनाओ जहां पर इस प्रकार के कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है और वहां पर रोकथाम की जाए। ये था हमारा जनहितवाद। ठीक है। उम्मीद करता हूं समझाने की पूरी कोशिश की है और आपने भी अच्छे से समझा होगा। आपने मुझे अच्छे से सुना, वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।